दोस्तों आपने जीडीपी तो सुना ही होगा, पर इस जीडीपी से हमें पता क्या लगता है और सबसे अहम बात ये जीडीपी निकाली कैसे जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जीडीपी के बारे में समझते हैं और जीडीपी को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट विलियम पैटी के द्वारा 1654 में लाया गया था। इसका मतलब जीडीपी काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, पर मॉडर्न जीडीपी का कॉन्सेप्ट साइमन के द्वारा 1934 में यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में लाया गया था। पर दोस्तों 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसके पास इस जीडीपी को किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह लिया जाता है। पर दोस्तों उस समय में जीडीपी की जगह जीएनपी लिया जाता था, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता था। पर समय के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद ये जीएनपी 1991 में जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों जीडीपी एक मेजर टूल है जिससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझा जाता है। एक कंट्री में कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू को जोड़ के जीडीपी निकाली जाती है। इसका मतलब यह है कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर समय के बीच जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी मार्केट वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे जीडीपी कहते हैं। और दोस्तों ये जो जीडीपी निकाली गई है ये एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होती है। इसी के लिए जीडीपी क्वार्टरली भी हो सकती है या ईयरली भी हो सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया की पिछले साल की जीडीपी इतनी थी, तो वो जीडीपी इंडिया की एक साल के पीरियड के लिए होती है। इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि जीडीपी में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो दोस्तों जीडीपी में सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स को गिना जाता है। मान लीजिए एक कंपनी कार के इंजन बनाती है और वो कार के इंजन किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए जाते हैं। अब जब भी किसी देश की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो जीडीपी में सिर्फ उस फाइनल कार के प्रोडक्ट का प्राइस ही गिना जाता है, ना कि उस इंजन का प्राइस, क्योंकि इस इंजन को रीसेल किया जाता है किसी दूसरे फिनिश प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। इसी कारण उस इंजन के प्राइस को ना गिनते हुए सिर्फ फाइनल कार का प्राइस ही जीडीपी में गिना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट ना होते हुए भी जीडीपी में गिने जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो इंसान मिलकर एक चॉकलेट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उस फैक्ट्री के लिए वो एक मशीन खरीदते हैं। अब इस केस में हमारा फिनिश प्रोडक्ट वो चॉकलेट होगी, लेकिन उसके बावजूद जो मशीन उन्होंने खरीदी है वो एक कैपिटल गुड में आती है, क्योंकि उस मशीन को वो दोबारा से रीसेल नहीं करेंगे। अब वो मशीन बेशक किसी दूसरे फिनिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल की जा रही है, पर क्योंकि उस मशीन को रीसेल नहीं किया जाएगा इसीलिए वो एक कैपिटल गुड में आ जाता है और उस कैपिटल गुड को जीडीपी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों फिनिश प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री होना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी है जो घड़ियां बनाती है। ये कंपनी यूएसए में भी ऑपरेट करती है और इनकी वहां पर भी एक फैक्ट्री है। बेशक अब ये कंपनी अपनी घड़ियां यूएसए में बना के बेचती है, पर इंडियन कंपनी होने के बावजूद क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट यूएसए में बनाए जा रहे हैं इसलिए ये यूएसए की जीडीपी में काउंट होंगे। उसी वक्त अगर यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट बना के सेल करती है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जैसे एप्पल का आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो इंडिया में सेल कर रहा है। अब वो यूएस की कंपनी होने के बावजूद इंडिया में बनने वाला आईफोन इंडिया की जीडीपी में काउंट होता है। इनफैक्ट कल को अगर एप्पल इन आईफोन को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, पर क्योंकि ये आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं तो इन आईफोन्स को इंडियन जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और दोस्तों यही कारण है हमारी सरकार इतना ज्यादा प्रयास करती है कि दूसरी कंट्रीज की कंपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करे। दोस्तों अब कुछ नंबर्स पर नजर मारे तो इंडिया की मार्च 2023 तक जीडीपी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। पर दोस्तों यहाँ मेन बात यह है कि इस जीडीपी पे इतना ज्यादा जोर क्यों डाला जाता है। तो जीडीपी से एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगता है। अगर कोई देश ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी दूसरी कंट्री से बेटर होगी। पर ये जीडीपी ग्रो कैसे करती है? तो दोस्तों जीडीपी ग्रोथ के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है चीजों का बढ़ जाना या इन्फ्लेशन का आना। अब क्योंकि जीडीपी सारी गुड्स की वैल्यू से मिलकर बनी होती है, तो अगर हमारी गुड्स की वैल्यू ही बढ़ जाए इन्फ्लेशन के कारण तो उससे जीडीपी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। पर इस जीडीपी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब अपनी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इंडिया एक साल में 10 गाड़ियां बनाता है और इस गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है। अब जीडीपी की एक्चुअल डेफिनेशन पर जाएं तो जीडीपी की ग्रोथ तब होगी जब इंडिया अगले साल 10 की जगह 11, 12 या उससे ज्यादा गाड़ियां बनाए। पर इन्फ्लेशन के कारण अगर इस गाड़ी की कीमत 1,20,000 हो जाए और इंडिया अगले साल भी 10 गाड़ियां ही बनाए तो ऑन पेपर तो इंडिया की जीडीपी अगले साल के लिए बढ़ जाएगी, पर एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो जीडीपी वही की वही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ती जरूर है, लेकिन उससे एक्चुअल में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। पर दोस्तों दूसरे तरीके से अगर जीडीपी बढ़े तो उससे देश को काफी ज्यादा फायदा होता है, और ये तरीका है ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना या वो गुड्स जो देश में ऑलरेडी बन रहे हैं उसकी मार्केट
मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी होना। अगर कोई देश ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा या ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा हो, तो इसकी मदद से देश की जीडीपी में नेचुरली एक बढ़ोतरी होगी और इस बढ़ोतरी को ही रियल ग्रोथ कहा जाता है। और दोस्तों ये रियल ग्रोथ ही है जो कंट्री की एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन बताती है। इसीलिए जीडीपी को दो बॉक्स में बांटा गया है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहती है, वही दूसरी तरफ रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता। मान लीजिए 2008 में एक बाईसाइकिल 2000 रुपए की थी, पर 2020 तक आते आते इस बाईसाइकिल का रेट 3000 रुपए हो गया। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए 2008 के रेट को एक बेस बनाते हुए 2020 में जितनी भी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर की जाती है उन्हें 2000 रुपए से मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी निकाली जाती है। दोस्तों ये रियल जीडीपी ही वो एक्चुअल नंबर है जिसकी मदद से पता लगता है कि देश में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की गई है। पर दोस्तों इन जीडीपी के नंबर्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जीडीपी के नंबर्स किसी भी देश में प्रोड्यूस होने वाले सारे प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू को जरूर दर्शाता है, पर ये नहीं दर्शाता कि उस देश में कितनी पॉपुलेशन है। इसको दो देशों के एग्जांपल से समझते हैं। इन दो देशों की जीडीपी बिल्कुल बराबर है, पर एक देश की पॉपुलेशन दूसरे देश से डबल है। तो आप देख सकते हैं कि पर पर्सन के हिस्से में आने वाली जीडीपी हाफ ही रह जाती है। और इसी कारण से पॉपुलेशन को अकाउंट में लेने के लिए एक नई टर्म बनाई गई थी जिसका नाम है जीडीपी पर कैपिटा। दोस्तों ये जीडीपी पर कैपिटा बड़ी ही आसानी से निकाल ली जाती है। किसी भी देश की टोटल जीडीपी को अगर उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो पर पर्सन के हिस्से में आने वाली जीडीपी निकाल ली जा सकती है। पर दोस्तों इस सब में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हर कंट्री में अलग करेंसी यूज होती है। जैसे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा देखी जाए तो 2021 में ये अमाउंट $2256 थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो काफी कम नजर आती है। पर क्योंकि इंडिया में यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपीज यूज होते हैं तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर यूएसए को इंडिया से कंपेयर किया जाए तो ये आप साफ देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यूएसए के मुकाबले इंडिया में काफी ज्यादा सस्ती हैं। और दोस्तों ये सब चीजें डे टू डे लाइफ में यूज होती है। जैसे बाल कटाने को ही ले लीजिए, इंडिया में आप आराम से 50 रुपए में बाल कटा सकते हैं, मे बी 70 रुपए या 80 रुपए में तो आप में से कई सारे लोग बाल कटाते होंगे, कई तो 20-30 रुपए में भी कटा लेते होंगे। पर अगर आप यूएसए में जाएंगे तो आपको बाल कटाने के कम से कम $20 से $25 खर्चने पड़ेंगे। और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इनमें काफी ज्यादा फर्क है। और इसी फर्क को पूरा करने के लिए एक नई टर्म बनाई गई थी जिसका नाम है पीपीपी। दोस्तों पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी एक ऐसा मेजरमेंट है जो किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। और इस पीपीपी को एक रेशियो की मदद से निकाला जाता है। किसी भी दो कंट्रीज की सिमिलर गुड्स को लेके उनकी एक मार्केट वैल्यू निकाली जाती है और इन दो कंट्रीज के इन गुड्स की मार्केट वैल्यू की मदद से एक रेशियो निकाली जाती है। और दोस्तों इस रेशियो की मदद से जब एक्चुअल जीडीपी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें पीपीपी मिल जाती है। अब क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग करेंसी यूज होती है, इसी कारण से ये पीपीपी एक क्लियर पिक्चर दर्शाता है कि किसी भी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे और जीडीपी पर कैपिटा में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करता है। जीडीपी के मामले में इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पर है, पर जब पीपीपी को कैलकुलेट किया जाए तो इंडिया दुनिया में 3रे नंबर पे आता है, जो ये साफ दर्शाता है कि इंडिया पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। पर दोस्तों इन सारे नंबर्स और अमाउंट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारे नंबर्स तभी एप्लीकेबल होते हैं जब किसी भी देश में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। अगर किसी देश में अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और गरीबों में बहुत ज़्यादा गरीबी है तो इन नंबर्स का कोई सेंस नहीं बनता। और यही कारण है कि हमें अपने देश में इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा अगर हमारी जीडीपी इसी रेट से बढ़ती जाए तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया में नंबर 1 स्पॉट पर जरूर पहुंचेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जीडीपी अच्छे समझ आ गई होगी। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।